उसके पहले थोड़ा-सा बुद्धि के बारे में एक स्ट्रक्चरली वे में जानते हैं, क्योंकि बुद्धि से रिलेटेड या उसके डेफिनिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि से आप सभी वाकिफ़ हो कि बुद्धि किसे कहते हैं। तो बुद्धि जो होती है वो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक भाषा में अगर हम बुद्धि का यूज़ करते हैं, तो बुद्धि जो होती है हमारा सामंजस्य करने की योग्यता है। मतलब कि अपने वातावरण से समायोजन की योग्यता जो होती है, जो जितना अपना समायोजन कर लेगा उसकी बुद्धि उतनी अच्छी मानी जाती है। तो ये मनोविज्ञान के भाषा में बोला जाता है। कुछ डेफिनिशन है जो दिया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला डेफिनेशन वुडवर्ड का मैंने लिया है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है। इंटेलिजेंस जो होता है हमारा जो कार्य करने का विधि है, अगर आप लोग के पास क्या है, इंटेलिजेंस है, तो आप सभी बैठ के क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर इंटेलिजेंस नहीं होता तो आप सभी पढ़ नहीं रहे होते। तो आप जो कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, आप घर में खाना बनाते हो, आप किसी भी काम में अगर लगे हुए, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम अपना बुद्धि का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ऐसा कहना था वुडवर्ड का कि बुद्धि हमारी कार्य करने की एक विधि के रूप में माना जा सकता है। दूसरा बीने का डेफिनेशन मैंने लिया है, थोड़ा सा इनका अल्फ्रेड बीने का डेफिनेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा बीने की परिभाषा को हम अच्छी तरह जानते हैं कि बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता है। इसमें जो बुद्धि का है पूरा सार है, इसीलिए मैंने इस डेफिनेशन को लिया है। देखिए, बुद्धि तर्क मतलब आपकी थिंकिंग, निर्णय, डिसीजन आपका लेने का क्षमता, और साथ ही साथ आत्म आलोचना। आत्म आलोचना का आप लोग मतलब जानते हैं, अच्छे बुरे की परख, या बोल सकते हैं कि गुण दोष की परख, या आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो क्रिटिसाइज़ होता है, जिसमें हम आलोचना करते हुए चीज़ों के अच्छाई और बुराई को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो उसे हम आत्म आलोचना कहते हैं। तो ये सारा सार हो गया कि डिसीजन लेने का, थिंकिंग करने का, और साथ ही साथ अच्छा और बुरा जो हमारे लिए है, या जो हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्या कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस तरह का डिसीजन लेने का जो क्षमता होता है वो हमारा बुद्धि कहलाता है, ऐसा बीने का कहना था। देखिए, जब बुद्धि की जैसे पर्सनालिटी भी मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था, हेरिडिटी पढ़ाया था। तो कोई भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जैसे थ्योरी पढ़ा है तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा लर्निंग के बारे में क्या किया गया, लर्निंग के बारे में डेफिनीशन दिया गया, उसके बाद डेफिनीशन के बाद थ्योरी दिया गया। तो जो डेफिनीशन दिया गया है, बहुत सारे डेफिनीशन दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे की योग्यता को मापने की कोशिश की जाती है बुद्धि के द्वारा। तो डेफिनीशन मतलब आप अगर बुक खोलिएगा तो हज़ारों डेफिनीशन है, तो उतना डेफिनीशन डीप आप जाइएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसको मैंने एक तरह से क्या किया है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि बुद्धि को एक प्रक्रिया के रूप में किसने माना है, तो जीन पियाजे आपको पता होना चाहिए। तो जो भी डेफिनीशन दिया गया है ना, उस डेफिनीशन को मैंने एक क्लासीफाई कर दिया है। जैसे कि परिणाम के आधार पर डेफिनीशन जो दिया गया है वो अल्फ्रेड बीने और बर्ड ने दिया है। उस डेफिनीशन को मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि इतनी ये नहीं था। तो जो परिणाम के आधार पर जो बुद्धि के बारे में बात की गई है कि बुद्धि क्या है, रिजल्ट के बेस पे जो बात की गई है वो क्या है, अल्फ्रेड बीने और बर्ड। अल्फ्रेड बीने और बर्ड के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है वो परिणाम के आधार पर दिया गया है। ठीक है। दूसरा है धारणा के रूप में। धारणा के रूप में स्पीयरमैन, थॉर्स्टन और गिलफोर्ड के परिभाषाओं को रखा गया है। ठीक है। प्रक्रिया, प्रोसेस के रूप में जीन पियाजे और वादाइमर। आप जीन पियाजे को थोड़ा सा याद कीजिए थ्योरी को, कि जीन पियाजे ने जब बच्चे के बारे में क्या बोला है कि वो बच्चा जब जन्म लेता है तो दूध पीना सीखता है, और उसके एडोलसेंस तक की बात की गई है। मतलब धीरे धीरे 1 महीना का बच्चा, 2 महीना का बच्चा, 3 महीना का बच्चा, 4 महीना का बच्चा, फिर करते करते वो 18 साल में क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है। तो जो बच्चा रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ करता है जब वो जन्म लेता है, थिंकिंग करता है, और वो लास्ट जब एडोलसेंस में जा रहा है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है। तो इस तरह ने इन्होंने बात की है कि एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलते रहता है। बच्चा जब 1 महीना का है तब किस तरह की बुद्धि विकसित होती है, 2 महीना का है तो बुद्धि किस तरह की विकसित होती है। तो इन्होंने प्रक्रिया के रूप में माना। ये क्वेश्चन से कराया था कि जीन पियाजे ने बुद्धि को प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो जीन पियाजे या वादाइमर। आपके पास ऑप्शन हो तो दे सकते हो। देन बुद्धि को एक जजमेंट प्रोसेस के रूप में माना है, एक निर्णयात्मक प्रक्रिया के रूप में जेंसल और हस्टन के द्वारा माना गया है। जेंसल और हस्टन ने क्या किया, बुद्धि को एक जजमेंटल प्रोसेस के रूप में माना है। ठीक है।
डेफिनीशन अगर आपके बुक में हो तो आप बिल्कुल डेफिनीशन सारा देख लीजिएगा, कहीं भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, क्लासिफिकेशन के बेस पे मैं उसका उत्तर आपको दे दूँगी। उसके बाद हम चलते हैं बुद्धि के सिद्धांत पे बात करते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो भी परिभाषाएँ दी गई हैं यहाँ, बुद्धि की जो परिभाषा दी गई है वो बुद्धि के कार्यात्मक फंक्शनल रूप को बताती हैं। जैसे कि अधिगम आप एक जगह परिभाषा पढ़ लेते हो और दूसरी जगह आप अधिगम के सिद्धांत पढ़ते हो, जिसमें आप जीन पियाजे या फिर बंडूरंगरा जो भी आपने पढ़ा है, तो वहाँ आपने जाना है कि ये जो अधिगम चलता है वो चलता कैसे है, किसी चीज़ को हम सीखते कैसे हैं। उसी तरह बुद्धि की परिभाषा जो दी गई है वो केवल क्या है, फंक्शनल है, लेकिन जो सिद्धांत दिए गए हैं वो बुद्धि के मूलभूत प्रकृति और रचना, मूलभूत प्रकृति, उसका नेचर कैसा और साथ ही साथ उसकी रचना कैसा, उसका निर्माण कैसे हुआ है उस बुद्धि का, इसकी हम बात जो करते हैं सिद्धांत में करते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत याद रखिएगा, परिभाषा में कार्यात्मक रूप की बात करते हैं बुद्धि की, और सिद्धांत में हम बुद्धि के मूलभूत प्रकृति और रचना की बात करते हैं कि बुद्धि किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, कैसे नहीं बना है। जैसे कि आई थिंक आप लोग को ये दोनों क्लियर होगा, नहीं क्लियर तो मैं और अच्छे से क्लियर कर दूँगी एग्जाम्पल में। अब हम बात करते हैं बुद्धि के जो सिद्धांत दिया गया है। पहला है एक तत्व का सिद्धांत, जिसे यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं, जो दिया गया है अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1911 ईस्वी में, और इसका समर्थन किया है टर्मन स्टर्न और एबिंगहास ने इसका समर्थन किया है। तो अल्फ्रेड बिने के साथ साथ टर्मन स्टर्न और एबिंगहास भी इससे संबंधित है। इन्होंने क्या बोला है कि बुद्धि जो होती है एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि अविभाज्य इकाई है का मतलब क्या हो गया, बुद्धि जो होती है खंड के रूप में हम नहीं मान सकते, अविभाज्य इकाई होती है। और इनका कहना था कि जैसे कि जब व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण होता है तो वो अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होगा। इनका कहना था कि जैसे मान लीजिए न्यूटन है, तो न्यूटन एक महान मनोवैज्ञानिक हो गए, लेकिन अगर न्यूटन चाहते तो वो एक गायक भी बन सकते थे। तो इस तरह का इनका कहना था कि अगर व्यक्ति एक क्षेत्र में बहुत अच्छा है तो दूसरे क्षेत्र में भी ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसीलिए इसको सामान्य बुद्धि कहा गया, और उससे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। निरंकुशवादी क्यों कहा गया कि अगर न्यूटन जो होते हैं वैज्ञानिक थे तो वो कवि भी हो सकते थे, अगर वो अच्छा गाना गाते तो क्या हो जाते, गायक भी बन जाते। तो इस तरह की बात नहीं हो सकती है। निरंकुशवादी सिद्धांत इसको बोला गया है कि एक ही बुद्धि है और वही सब बुद्धि पे हावी हो सकती है। तो इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना गया क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा सिद्ध कर दिया गया कि व्यक्ति अगर किसी एक क्षेत्र में अच्छा है, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा गायक है, तो वो ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा डांसर होगा, या बहुत अच्छा कोई आप बहुत अच्छा पढ़ने में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा खेलने में होगा। तो आप समझ रहे हैं ना, अगर खेलने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि ये में अच्छा होगा। जैसे कि आप सचिन तेंदुलकर का देख सकते, सचिन तेंदुलकर पढ़ने में नहीं अच्छे थे तो खेलने में बहुत अच्छे थे। महेंद्र सिंह धोनी जो है खेलने में बहुत अच्छे थे तो वो क्या है, पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हुए। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे सिद्धांत मतलब कि उदाहरण है। तो इसको ना नकार दिया गया है, इसको निरंकुशवादी सिद्धांत को हम लोगों ने नकार दिया। ये भी देता है एक तत्व सिद्धांत को दूसरे, निरंकुशवादी सिद्धांत किसे कहते हैं, तो निरंकुशवादी सिद्धांत हम एक तत्व सिद्धांत को कहते हैं और फट भी नहीं किया। दूसरा हम द्वि तत्व सिद्धांत की बात करते हैं, टू फैक्टर थ्योरी की, जो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। स्पीयरमैन ने माना कि जो बुद्धि है वो दो तत्वों से बना है, एक स्पेशल फैक्टर है और एक जो होता है जनरल फैक्टर है। जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर की इन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा था कि जो जनरल फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर जो होता है सिर्फ एक होता है। देखिए यहाँ जनरल फैक्टर मैंने बनाया है ना, जनरल फैक्टर सिर्फ एक होता है, और जो स्पेशल फैक्टर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। और जो ये स्पेशल फैक्टर होते हैं ना, ये जो घेरे रहते हैं, ये जो ओवरलैप होता है, इसी को हम बोलते हैं द्वि तत्वों का सिद्धांत। तो ये जनरल फैक्टर एक है और बहुत सारे हमारे जो होते हैं विशिष्ट तत्व होते हैं। एक जनरल फैक्टर और बहुत सारे स्पेशल फैक्टर। जनरल फैक्टर एक होगा और स्पेशल फैक्टर ढेर सारे होंगे। ठीक है, ऐसा कहना था इनका स्पीयरमैन के बाद। और स्पीयरमैन ने ही बाद में बताया, उन्होंने अपने ये को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया बाद में। उन्होंने कहा कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे जो होते हैं स्पेशल फैक्टर होते हैं, तो कभी कभी एक स्पेशल फैक्टर दूसरे स्पेशल फैक्टर को ओवरलैप कर देगा। तो इन्होंने त्रितत्व का सिद्धांत दिया। पहले इन्होंने दो तत्वों का सिद्धांत दिया था और अपने ही सिद्धांत में मॉडिफिकेशन करके इसको इन्होंने बोला कि अगर एक स्पेशल फैक्टर दूसरे स्पेशल फैक्टर को ओवरलैप करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रितत्व के सिद्धांत के भी नाम से इन्होंने, उसके बाद इन्होंने अपने से द्वि तत्व को त्रितत्व का सिद्धांत कर दिया। तो इसी के साथ आज ये सिद्धांत समाप्त होता है। थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं भी किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो मेरे से इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।